नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। टीवी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने तोड़ दिया बीज। जिस तरह नीतीश कुमार ने तोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी दंग रह गई। कल की तस्वीरें कुछ और थी, अब तस्वीरें बदल गई। जिस उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिए थे, 4 विधायकों में 3 विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी का वह सपना टूट गया कि जो भारतीय जनता पार्टी 100 पहुंचना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में कुछ दिनों में नजर आएगी, क्योंकि हाथ से सत्ता जा रही है आने वाले वक्त में। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के उन 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की जेडीयू में विलय करने जा रहे हैं। लेकिन बिहार में सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुक रही है, बिहार में बड़ा खेल शुरू हो गया है और नीतीश कुमार अपनी शतरंज की चाल चल दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने रास्ता जो बच रहा था आरजेडी को तोड़ने का, वह सपना भी अब फेल हो गया, वह सपना भी अब पूरा नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने मिशन 122 को पार कर लिया है और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने 6 विधायकों को कि भारतीय जनता पार्टी साम दंड भेदभाव लगा करके तोड़ न ले जाए, इसलिए कांग्रेस ने अपने 6 विधायकों को नीतीश को सौंप दिया कि आप अपनी पार्टी में विलय करा लीजिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे प्राथमिकता से छापी है और इंडियन एक्सप्रेस का यह कहना है कि कांग्रेस के 6 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में। अब भारतीय जनता पार्टी का जो तोड़फोड़ वाला खेल था अपना सीएम बनाने का, वह सपना टूट गया। क्योंकि आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझने की जरूरत है कि बिहार के अंदर जो खरवास के बाद का खेल का बात कहा जा रहा था कि खरवास के बाद बहुत बड़ा खेल होगा, खरवास खत्म होते ही वह खेल ऐसा पलटा कि कल की तस्वीरें जो थी 243 विधायक पूरे बिहार के नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन नीतीश एक विपक्ष अब देने जा रहे हैं और सत्ता विपक्ष के साथ कायम करने जा रहे हैं बिहार में। लेकिन एक रिपोर्ट आ रही है 27 पन्नों की जो बहुत चौंकाने वाली है और इस देश को उस पर सोचने के लिए मजबूर कर रही है। 3 अहम लोगों की रिपोर्ट, एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग और पूर्व आईएएस अफसर और आईटी इंजीनियर की 3 लोगों की रिपोर्ट 27 पन्ने की जो आ रही है, लोकसभा 2024 चुनाव के 76 लोकसभा सीटों पर बहुत बड़ी धांधली के साथ चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है, इसकी रिपोर्ट आ रही है। और बिहार के विधानसभा चुनाव में 102 विधानसभा की सीटें, जिस पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को मिला करके जो सीटें हैं उसमें 102 सीटें बहुत बड़ी धांधलेबाजी और षड्यंत्र के तहत वह सीटें आई हैं, नहीं तो वह सीटें विपक्ष की है, वह सीटें चोरी की गई है, चोरी की गई है। मतलब समझ लीजिए कि चोरी का मतलब क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार अब और भी मुश्किलों में घिर जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक तरफ नोटिस जारी हो गया है, नोटिस पे नोटिस जारी हो रहा है सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीएमसी का जो चुनाव हुआ उसमें भी बहुत बड़ी धांधलेबाजी, जिस पर चुनाव आयोग की चुप्पी। यानी कि यह बात तो अब तय है कि चुनाव आयोग एकदम खुलेआम वोटों की चोरी कर रहा है। क्या बात है कि राहुल गांधी ने पहले ही भाप लिया और पहले ही यह सब कुछ बता दिया था। अभी तो एसआईआर भी नहीं हो रहा था, राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा तो। लेकिन राहुल गांधी ने जो कर्नाटक का खुलासा किया चुनाव आयोग को लेकर के, जितनी बड़ी मात्रा में धांधलेबाजी हुई थी,
चूंकि कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन यह सारी चोरियां तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कांग्रेस कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक चुनाव में भी धांधलियां बड़ी तेजी से हुई, लेकिन सत्ता कांग्रेस की आ गई धांधली के बावजूद, और सत्ता कांग्रेस की आ गई तो सीआईडी जांच हो गई, एसआईटी गठित हो गई, और खुलासा हो गया कि वोट चोरी बड़ी भारी मात्रा में हुआ है और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुआ है। और साइबर कैफे के 3 लोग भी पकड़े जाते हैं, पैसे के लेन देन के बैंक ट्रांजैक्शन भी पकड़े जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज 100 मोबाइल नंबर और लैपटॉप और मोबाइल भी पकड़े जाते हैं, और डॉक्यूमेंट का ढेर होता है वोटर लिस्ट का, और भारतीय जनता पार्टी के नेता के खाते से पैसे साइबर कैफे वालों को गया रहता है, और वह नेता और उसका सेक्रेटरी भी गिरफ्तार होता है। चुनाव आयोग उसके बावजूद खुलेआम एसआईआर करके धांधली कराया, और बीएमसी चुनाव में किसी भी तरह बीएमसी भाजपा को सौंप दे, इसके लिए भरपूर प्रयास आज भी किया। लेकिन चुनाव आयोग और ईडी चुप रहते हैं जब नोट भाजपा बांटती है, लेकिन किसी विपक्ष के नेता के जेब में 100 रुपया अगर पीछे जेब में हो पैड के, तो वह छापा मार देती है, बड़ी जाल बिछा करके छापा मारती है। लेकिन चिराग पासवान क्या सुरक्षित बच गए? चिराग पासवान के 14 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में चले गए, तो गठबंधन में तो है, सरकार है, तो फिर क्यों नीतीश कुमार की तरफ जा रहे? यानी कि यह संकेत है, मोदी का साथ छोड़ो वरना हम तुम्हें छोड़ देंगे। यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर अब नेताओं की अकल थोड़ी थोड़ी काम करनी शुरू कर दी है। वक्त बताएगा कितना अकल काम करता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू मिशन 37 पर तो बड़ी तेजी से काम करने लगे हैं। कहा यह जा रहा है और चर्चाओं में आ गया कि स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ संपर्क साधा है चंद्रबाबू नायडू ने, और संपर्क साधा शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी है, और नीतीश कुमार से वार्ता लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन के एक एक घटक दलों से चंद्रबाबू नायडू संपर्क साध रहे, इस तरह की चर्चाएं बड़ी तेजी से चल रही है, और कांग्रेस से 100 सांसदों का सपोर्ट पहले ही देने को कहा है। आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बन जाए देश का, तो आप दर्शक आश्चर्यचकित मत होइएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है, या मोदी को तो जरूर पता चल गया है कि मिशन 37 चल रहा है, और इस बात का उल्लेख कई बार मोदी ने भी किया है कि मिशन 37 चल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब हिंदुत्व को बहुत तेजी से बढ़ा रही है, और हिंदू राष्ट्र की बात बड़ी तेजी से कर रही है, लेकिन दूसरे तरफ चाइना के प्रतिनिधि मंडल से बैठ करके देश का सौदेबाजी भी कर रही है। अगर ऐसा ना कहे तो क्यों ना कहे, या आरएसएस बताए कि वह कौन होता है चाइना के प्रतिनिधि मंडल से बात करने वाला। इस देश की सरकार क्या बिल में ढुकी हुई है? उसे नहीं पता कि चाइना को लेकर के सरकार क्या कहती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री तो छोटी आंख वाले गणेश जी की बात करते थे, फिर उसी छोटी आंख वाले से बैठक क्यों? क्या भाजपा की आंखें छोटी हो गई है? लेकिन राजस्थान के अंदर भी बड़ी चौंकाने वाली खबर है। भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है, और गुजरात में कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ईडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर बेपर्दा होती जा रही है, लेकिन फिर भी बेशर्मी ऐसी कि छापेमारी नहीं रुक रही है। अजीत पवार के दफ्तर में छापा मार करके ईडी ने कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को यह संकेत दे दिया कि आपके भी दरवाजे पर भी हम कभी भी पहुंच सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के घोटाले के आरोप में 52 दिनों तक जेल में जा चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास में घोटालेबाज है या नहीं है, यह तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ईडी ने क्लीन चिट तो जरूर दे दिया नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के बाद। लेकिन उसी ईडी ने अजीत पवार को भी क्लीन चिट दिया था। अजीत पवार का 1000 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी जो जब्त की थी ईडी ने, वह वापस भी कर दी थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की कोई प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई थी, लेकिन क्लीन चिट मिल गई। लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद अगर छापा पड़ता है तो संकेत क्या है? क्योंकि अजीत पवार ने यह कहा था कि हम एनडीए छोड़ देंगे और अपने चाचा के साथ गठबंधन करके शरद पवार के साथ बीएमसी का चुनाव लड़े।
तो छापा पड़ गया। तो ऐसे में मालवीय राजस्थान के कांग्रेस से गए, भारतीय जनता पार्टी में 23 महीना रहे और भाजपा छोड़ के कांग्रेस में घर वापसी किए तो छापा पड़ गया। तो क्या चंद्रबाबू नायडू मिशन 37 पर निकले हैं तो उनके यहां भी छापा पड़ जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने की कोशिश करेंगे तो छापा पड़ जाएगा? अगर सबके यहां छापा मरेगा तो समर्थन कौन देगा भाजपा को? मोदी कैसे रहेंगे? इसका मतलब कि मोदी जाने वाले हैं क्या? क्योंकि बिसात तो बीत चुकी है और मिशन 37 और मिशन 122 बिहार में भी चल गया, और बिहार में तो 122 पार हो गया मिशन, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का क्या 37 पूरा हो गया? और इंडिया गठबंधन को एकजुट कर लिया, सभी से बात कर लिया। इसी पर करेंगे चर्चा। ऐसे में 5 अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है, विस्तार से यह जानना जरूरी है कि इस वक्त जो देश परेशान है इस मोदी सरकार से, क्या उससे छुटकारा मिलने वाला है या संभावनाएं दिख रही है क्या? इसी पर करेंगे चर्चा और शुरुआत करेंगे बिहार से। नीतीश बिहार में 122 पर कामयाब हो गए। मिशन 122 जो नीतीश कुमार लेकर के चल रहे थे उस पे खरवास खत्म होते ही कामयाबी मिल गई। बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा। नीतीश की 85 सीटें हैं और 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की वह पार्टी में विलय करने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की 3 विधायक जो टूट करके गए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उपेंद्र कुशवाहा से दूरी बना रहे थे और कह रहे थे कि अब तो इम्पॉसिबल है उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को कैबिनेट मंत्री बना दिए बिहार के अंदर। वह न विधायक है न एमएलसी है, फिर भी मंत्री बना दिए। उन विधायकों को यह कांटे की तरह चुभ रही थी कि जो पार्टी का झंडा डंडा लेके चलते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं, उनके बारे में नहीं सोचा उपेंद्र कुशवाहा ने और अपने बेटे को मंत्री बना दिया। अब उनकी पत्नी, उसके बाद 3 के बाद एक पत्नी उनकी विधायक है, 4 विधायकों की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद है, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का टिकट देने की बात कही थी, वह टिकट देने से इंकार कर दी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के सामने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में घर वापसी करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करने के वह फैसला कर चुके हैं। आने वाले दिनों में ऐलान भी बहुत जल्द हो जाएगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा 4 विधायकों के साथ वह अपनी पार्टी आरएलएम को जेडीयू के अंदर विलय करने जा रहे हैं, यानी कि घर वापसी करने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के ही नेता थे, पार्टी से निकल करके अपनी पार्टी बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें धोखा देती रही और वह धोखा खाते रहे। अब नीतीश के साथ घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 5 असुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के 5 विधायक जो नीतीश कुमार से मिले थे और मीडिया को एक बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे राजनीतिक गुरु हैं, और जबकि असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि नीतीश कुमार अगर भाजपा का साथ छोड़ते हैं तो हम उनको समर्थन देंगे, लेकिन वह विधायक जेडीयू में शामिल होना चाहते हैं और वह नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, बातचीत भी हो चुकी है, मीडिया में भी बात आ चुकी है और अब वह खरवास खत्म हो गया। अब पार्टी में जेडीयू में विलय करने जा रहे हैं। ऐसे में एक बहुजन समाज पार्टी का विधायक भी नीतीश कुमार के नजदीक आकर खड़ा हो गया है और जेडीयू में विलय करेगा। ऐसे में नीतीश कुमार 85 सीटों वाली सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू अब 95 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बनने जा रही है। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 95 के साथ नीतीश कुमार अगर आते हैं और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी तोड़ न ले, इसके लिए कांग्रेस ने भी अंदर अंदर कहीं न कहीं समझौता कर लिया है कि हम आपको समर्थन दे ही रहे थे, भाजपा कहीं अपने जाल बिछा करके तोड़ न ले, चाहे आप अगर उसे एकजुट रख ले या फिर अपने जेडीयू में शामिल कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इन बातों को छापा है कि कांग्रेस के 6 विधायक जेडीयू के संपर्क में, यानी कि नीतीश कुमार 122 मिशन को पार कर रहे हैं। बड़ी ध्यान से समझिएगा। उपेंद्र कुशवाहा के 4 लोग नीतीश की जेडीयू में विलय करने जा रहे हैं, असुद्दीन ओवैसी के 5 विलय करने जा रहे हैं, एक बहुजन समाज पार्टी का वह विलय करने जेडीयू में जा रहा है। जेडीयू की संख्या 95 हो गई। कांग्रेस 6
आईपी गुप्ता 1, 25 आरजेडी और 3 सीपीएम, यानी कि यह 35 होते हैं। 35 और 95 130 होते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को विलय करा करके 101 के आंकड़े को छू ले नीतीश कुमार, या कांग्रेस को सुरक्षित रख करके समर्थन लेके सरकार चला ले। लेकिन यह सारी चीजें तब होंगी जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर सरकार बनाएंगे। अब कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव तैयार है और तेजस्वी यादव अभी भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जबकि अगर तेजस्वी यादव ने थोड़ी भी चाल चलने की कोशिश की या थोड़ी भी चुप्पी मारी तो आरजेडी पार्टी खत्म हो जाएगी और पूरी जेडीयू में विलय कर जाएगी, फिर पार्टी भी हाथ से छीन जाएगी, वजूद समाप्त हो जाएगा लालू प्रसाद यादव का। इस बात को लालू प्रसाद यादव भरपूर समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तोड़ न ले, इसके लिए जेडीयू अपने में शामिल कर ले, इसके लिए हर कोई तैयार है। लेकिन बिहार किसी भी कीमत पर भाजपा के हाथ नहीं जाना चाहिए, इस बात पर सब तैयार हो रहे हैं। और नीतीश कुमार 122 के मिशन को पार करके 130 के आंकड़े पर जा रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर 130 के साथ सरकार बनाते हैं तो चिराग पासवान के भी कुछ लोग संपर्क में हैं, जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए कंफर्टेबल बहुमत उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। 122 का आंकड़ा चाहिए और 130 इकट्ठा कर लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को भाजपा से तोड़कर अपने पाले में कर लेने वाले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सहमात के दौर में आगे निकल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रिपोर्ट आ रही है वह बड़ी चौंकाने वाली है कि लोकसभा चुनाव 2024 में 76 सीटों पर बहुत बड़ी धांधलेबाजी चुनाव आयोग ने की है और बिहार के विधानसभा चुनाव में 102 सीट पर बहुत बड़ी धांधली है, जिस पर 27 पन्नों का रिपोर्ट जानकारों ने तैयार किया है। एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग, पूर्व आईएएस अफसर और आईटी के इंजीनियर ने मिलकर के यह रिपोर्ट तैयार की है चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बिहार के अंदर 102 सीटें हारी हुई सीटों को चुरा लिया गया है और जो एसआईआर के तहत खेल किया गया, खुली धांधली, खुली आंखों में धूल झोंक करके किया गया और यह इस देश के लोकतंत्र को खत्म करता है। इन सारी चीजों से यह तो साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं कर रहा है, पैसे लुटा रही है, उसके बाद भी वोट नहीं आ रहा है। अगर इतने पैसे खर्च करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं आ रहा है तो फिर यह सरकार कैसे, कहां है लोकतंत्र? इसका मतलब यह साफ है। प्यारेलाल गर्ग ने पहले भी एडीआर ने 76 लोकसभा सीटों का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला है 2024 लोकसभा चुनाव का, लेकिन उस पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख सुप्रीम कोर्ट देता गया, लेकिन अभी तक सुनवाई पूरी नहीं की है। इसके पहले भी 19 के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में धांधलियां हुई थी, उसकी भी सुनवाई करते करते सरकार बदल गई, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हुई। और 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त भी 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय से कई राउंड तक पीछे चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का हालत बहुत पतला हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी जिसने 450 पार के नारे दिए थे, वह भारतीय जनता पार्टी 160 के आसपास सीटों पर लटक रही थी। ऐसे में चुनाव आयोग का वेबसाइट 3.5 घंटा काम करना बंद कर देता है और कई राउंड पर पीछे चल रहे नरेंद्र मोदी अचानक 1,52,000 मतों से जीत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का वीडियो उसी वक्त वायरल होता है, नरेंद्र मोदी जीते नहीं, जिताए गए हैं। लेकिन वाराणसी की जनता अजय राय को सलाखों पर बिठाती है। भले चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी को दे दिया कि सांसद बन गए वाराणसी से, लेकिन वाराणसी की जनता स्वागत अजय राय का करती है कि पसीने छुड़ा दिया, चुनाव आयोग साथ न देता तो मोदी प्रधानमंत्री भी न बन पाते। ऐसे में 27 पन्नों की रिपोर्ट
यह साबित कर रही है कि चुनाव आयोग खुले तौर से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान को नजरअंदाज कर रहा है और किसी खास एक पार्टी के लिए वह कार्य कर रहा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बिहार के चुनाव में भी दिखा और अभी जो 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है, तकरीबन 7 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए और पश्चिम बंगाल के अंदर भी 55 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग की मदद से वह सत्ता में चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता पाना इतना आसान नहीं होगा और नीतीश कुमार बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार देने को तैयार नहीं। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर जो तस्वीरें आई, वह राहुल गांधी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ वोट फर्जी पड़े हैं तकरीबन, और चुनाव आयोग फिर भी हाथों में हाथ डाल के बैठा रहा। रिकाउंटिंग की बात हुई लेकिन रिकाउंटिंग नहीं किया गया, पैसे भी जमा किए गए लेकिन फिर भी दोबारा काउंटिंग उस वोटों को नहीं किया। महाराष्ट्र की जनता मॉक पोलिंग कराने की कोशिश की लेकिन वहां पर राष्ट्रपति शासन जैसे हालात, पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके पूरे गांव में कर्फ्यू लगा करके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? कि चोरी हुई थी वोट की और लोग मॉक पोलिंग कर देते तो सारा पोल खुल जाता। इसके लिए वहां पर साम दंड भेदभाव का इस्तेमाल किया गया। किसी भी तरह से महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई लेकिन वह सरकार अब सवालों के घेरे में आ गई है और उसको लेकर के जो रिपोर्ट आ रही है वह रिपोर्ट जीने नहीं देगी इन लोगों को आने वाले वक्त में। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार अब मुश्किल में आ जाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव से भी खुलेआम वोट चोरी, जो बीएमसी चुनाव अभी आज हुआ है उसमें भी खुलेआम तौर पर वोट चोरी हुई है, इस बात को कहा जा रहा है प्राथमिकता से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से नोट बांटे हैं या एकनाथ शिंदे के लोगों ने नोट बांटे हैं, उस पर चुनाव आयोग की चुप्पी और आंख बंद कर लेना यह सवालों के घेरे में है कि आखिर कहां है लोकतंत्र, कहां लोकतांत्रिक तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहां हो रहा है। जिस चुनाव आयोग का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, वही चुनाव आयोग वोट चोरी भी करा रहा है और वही चुनाव आयोग पैसे पर वोट खरीदने की इजाजत भी दे रहा है। विधानसभा चुनाव के वक्त जिस तरह से लोगों को पैसे बांटे गए थे, जिस तरह पैसे लुटाए गए थे, करोड़ों रुपए मिल रहे थे लेकिन चुनाव आयोग छोड़ रहा था, लेकिन वही विपक्ष के लिए खाते फ्रीज भी कर दिए जा रहे थे और विपक्ष को हर तरह से हराने का प्रयास किया गया। क्योंकि उस वक्त राजीव कुमार थे मुख्य चुनाव आयोग। राजीव कुमार जाते जाते हरियाणा भी दे गए, महाराष्ट्र भी दे दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी दे दिया भारतीय जनता पार्टी को और जाते जाते दिल्ली भी सौंप गए। ज्ञानेश कुमार आए, कहते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। ज्ञानेश कुमार से 4 कदम राजीव कुमार से 4 कदम आगे ज्ञानेश कुमार निकले। यही ज्ञानेश कुमार जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त है, गृह मंत्री अमित शाह के सचिवालय में सचिव थे, इसके पहले पीडब्ल्यूडी अफसर थे और अफसर रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है, यह आरोप उन पर लगा हुआ है। फिर भी उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया, चुनाव आयुक्त से मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। और अब जब आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने की बात चल रही थी तो अचानक एसआईआर की बात आती है, जो जिस एसआईआर को कराने की संविधान इजाजत ही नहीं देता चुनाव आयोग को, वह एसआईआर किया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग को इंसेंटिव रिवीजन कराना चाहिए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संविधान को तख्त पर रख करके स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कराया, जिसका प्रयोग बिहार में किया और 65 लाख लोगों का नाम काट करके 55 लाख डुप्लीकेट वोटर तैयार कर दिए। 12 राज्यों में आदेश दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में यही आज के वक्त के सीजीआई सूर्यकांत की अदालत में जाता है। उस वक्त यह सीजीआई नहीं होते हैं, लेकिन एसआईआर पर कोई फैसला नहीं देते हैं। गोल 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 घुमाते 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 लिपापोती करते करते बिहार चुनाव हो जाता है। क्या एसआईआर पर जो नोटिस दी जा रही है, क्या एसआईआर पर अगर फैसला आता है कि एसआईआर गलत है तो बिहार चुनाव का परिणाम बदल दिया जाएगा, सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? यह एक सवाल उठ खड़ा हुआ है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर से जो कानून बनाया गया है कि इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी करे, जो आजादी दी गई है
यह क्यों दी गई है? क्योंकि यह किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि छत्रप राज रहे और चुनाव आयोग पर कार्रवाई न हो, जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है और विपक्ष ने वहां सवाल उठाए हैं। वकील ने, अधिवक्ता ने यह कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपने कार्यकाल में या जीवन में कोई गलत काम किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई न हो। क्या चुनाव आयोग संविधान से ऊपर है? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, उस पर क्या फैसला आएगा वह भी आप दर्शकों तक लाऊंगा। लेकिन चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आकर के खड़ा हो गया है। लेकिन चिराग पासवान के 14 विधायक जेडीयू के संपर्क में, यह बात कही जा रही है, बिहार के अंदर नीतीश कुमार के संपर्क में 14 विधायक आ गए हैं। अगर चिराग पासवान ने इधर उधर करने की कोशिश की तो 14 विधायक टूट करके चले जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान के 18 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। यह खबर निकल करके आई थी, लेकिन 14 विधायक खरवास खत्म होने के बाद नीतीश कुमार के संपर्क में है। इस तरह की चर्चाएं बड़ी तेजी से चल रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू मिशन 37 पर तेजी से काम में जुटे हुए तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से संपर्क में नायडू, ऐसी बातें कही जा रही है। चंद्रबाबू नायडू मिशन 37 पर है। इन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मिशन 37 चल रहा है। इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और आक्रामक हुई हिंदू राष्ट्र को लेकर के, यानी कि जनता को भ्रम में डालने का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि सरकार जाने वाली है। अलग अलग तरह के दबाव और प्रेशर और विदेश नीतियां फेल हो रही है, और चाइना के साथ में भी जो गलबलियां चल रही है आरएसएस की, आरएसएस बहुत घातक है इस देश के लिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने आप को एक सांस्कृतिक संस्थान कहता है वह, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वही आरएसएस संघी है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और पूरी तरह से राजनीति में अब हस्तक्षेप उसका इस सरकार में है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकार हो, चाहे बाकी की संस्थाएं हो, हर जगह वह अपने पैठ बना चुका है। यहां तक कि सेना में भी अब जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। जो पहले देशभक्ति थी, अब जो देश महान कहा जाता था, वही देश आज शर्मसार हो गया है। हर जगह नीतियां फेल है और हर कोई हम पर सवाल उठा रहा है, हर कोई हम पर लगाम लगा रहा है। अमेरिका रात दिन बेइज्जत कर रहा है और 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री बिल में ढूक करके बैठा हुआ है और सोमनाथ जा करके डमरू बजाता है, लंबे लंबे टीके पाखंड लगा करके। लेकिन ऐसे में चंद्रबाबू नायडू स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात करते हैं। आखिर क्या वजह है? माफ कीजिएगा, मुलाकात नहीं, चर्चा होती है कि स्टालिन से संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू, इस बात की चर्चा है। आखिर क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन के लोगों से संपर्क कर रहे हैं? वजह बहुत साफ है। पहले भी कांग्रेस ने यह कहा था कि हमारे पास 100 सांसद है और हम समर्थन किसी को भी दे देंगे अगर जो मोदी सरकार की व्यवस्था को बदलता है। इंडिया गठबंधन में सहमति न होने की वजह से, इंडिया गठबंधन एक न होने की वजह से, इंडिया गठबंधन के ही ममता बनर्जी और शरद पवार पीठ पीछे वह भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देते रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन एनडीए का विकल्प था। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बना था और इस देश की जनता ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा करके इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। लेकिन चुनाव में धांधली होने की वजह से एनडीए गठबंधन आगे आया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने क्या, जो मात्र 30 से 35 सीटों से बढ़त से यह सरकार चल रही है, अल्पमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है। इंडिया गठबंधन ने प्रयास किया, 3 बार प्रयास हुए, 2 बार कांग्रेस ने प्रयास किए, 1 बार प्रधानमंत्री का ऑफर नीतीश कुमार को दिया गया और दूसरी बार चंद्रबाबू नायडू को। लेकिन दोनों वक्त पर ममता बनर्जी और शरद पवार ने पल्ला झाड़ दिया और इंडिया गठबंधन के पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी को समर्थन करते रहे। यहां तक कि ममता बनर्जी महाराष्ट्र जाकर के अडानी से भी मुलाकात की थी और प्रोजेक्ट के लिए और लेन देन की वह चीजें चलती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को उखाड़ कर सत्ता से फेंकने की बात करने लगती है, वही
नीतियां अपना देती है, चोरी बेईमानी डकैती की, तब आंखें खुलती है और तब उन्हें लगता है कि मोदी तो बड़ी घातक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा चाहिए भी उन्हें, भाजपा के ही सामने उन्हें लड़ना है, बाकी लोगों के सामने नहीं। और इंडिया गठबंधन का नाम चाहिए लेकिन साथ नहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए। ममता बनर्जी ने भी इस देश के साथ धोखा किया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और इंडिया गठबंधन के अंदर शरद पवार सबसे विश्वासघाती निकले, क्योंकि वह अडानी के सपोर्ट में रहे और यह सरकार अडानी की है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन जब अपने ऊपर बात पड़ी है, चाहे 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने वाला है, अखिलेश यादव परेशान है तो हैदराबाद जाते हैं और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते कहते हैं कि आइए दिल्ली में हम लोग मिलकर सरकार चलाएंगे, व्यवस्था बदलेंगे। और अब चंद्रबाबू नायडू निकले हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से बात कर रहे हैं। शरद पवार से भी चंद्रबाबू नायडू की अच्छी बनती है, शरद पवार से भी बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे से भी बात कर रहे हैं, स्टालिन से भी बात कर रहे हैं। अखिलेश तो कोशिश कर ही रहे थे और ममता बनर्जी भी तैयार है, क्योंकि उनके ऊपर संकट पश्चिम बंगाल का आया हुआ है। अगर मोदी रहे तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा। यह बात तो सच है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बड़ी मजबूत है। यह भी सच है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सीएम रहते हुए पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ भी पहुंचाई है। यह भी सच है कि ममता बनर्जी की योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भरपूर मिला है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद उन्हें उखाड़ करके सत्ता से फेंक देगी साम दंड भेदभाव के साथ, क्योंकि जब अगर बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 68 प्रत्याशियों को बिना चुनाव के निर्विरोध जिता करके ला सकती है, तो यही काम पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में 80 सीटों पर इंटरनल सर्वे कहते हैं कि 80 सीटों पर भाजपा मजबूत है। वह 80 सीटें आएंगे नहीं आएंगे या मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन निर्विरोध चुना जाए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, इसके लिए भाजपा भरपूर कोशिश कर रही है। और 54 लाख लोगों के नाम जो एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल में कटे हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। और ममता बनर्जी के यहाँ आईपैक के दफ्तर में जो छापा पड़ा, जो ममता बनर्जी का आईटी सेल का काम देखते थे, उनके वहां जो ईडी का छापा पड़ा, इसी के तहत पड़ा था कि उनकी ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के रणनीति, चुनावी रणनीति फाइल को चोरी करने का लिए ईडी के छापे पड़े थे। अब ऐसे में ममता बनर्जी कैसे भाजपा का साथ देंगी, पर्दे के पीछे भी? अब तो बात पर्दे के आगे आ गई है। तो ऐसे में ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन के एक, लेकिन कांग्रेस को उस इंडिया गठबंधन पर अभी भी भरोसा उन नेताओं पर नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने बड़ी साफ शब्दों में यह कहा, और पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 172 सांसदों की जुगाड़ करके जो भी लाएगा, 100 सांसदों का हमारा समर्थन, बिना शर्त हम बाहर से समर्थन देंगे और व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मिशन 37 पर निकले हुए हैं। क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात कर रहे हैं, क्या सफल होंगे नहीं होंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू व्यवस्था बदलने पर लगे हैं। और अजीत पवार के यहाँ ईडी का छापा महाराष्ट्र में पड़ने के बाद चंद्रबाबू नायडू चौकन्ने हो गए हैं। शायद हो सकता है कि नीतीश से बात हुई हो, मैं नहीं जानता, इसका पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन कल एक परिदृश्य अलग थी बिहार में, आज कैसे मिशन 130 पर निकल पड़े नीतीश कुमार, इस बात से संकेत जाता है कि सत्ता परिवर्तन बहुत जल्द लग रहा है कि होने वाला है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।